आज हम लोगों ने शुरू करना है इम्यूनिटी का चैप्टर। हमारी वो साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस जो कि इम्यूनिटी के साथ डील करती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। और यहाँ से हम लोग इम्यूनिटी पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है इम्यूनिटी क्या होती है, और उसके अलावा इसकी कोई टाइप्स हैं तो बता दें। इसके इसमें कोई कंपोनेंट्स हैं तो उसको बताएं। एंटीजन का कुछ पढ़ेंगे, कुछ एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन लास्ट में हम लोग एंटीसीरा के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एंटीजन और एंटीबॉडीज इंटरेक्शंस भी हैं। तो ये आगे, इसके बाद जब हम ये चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, या आई गेस टोटल 3 चैप्टर्स हैं, ये जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों की माइक्रोबायोलॉजी की बुक कंप्लीट हो जाएगी। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम है, ये क्या काम करता है? जैसे हम लोगों की बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का एक स्पेसिफिक काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक स्पेसिफिक काम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक स्पेसिफिक काम है। तो इम्यून सिस्टम का क्या काम है? इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल पैरामीटर्स, हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो हमारी बॉडी के तमाम फिजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, हर बॉडी का एक पार्ट जो है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से फिजिकल फंक्शंस के अलावा हमारी बॉडी की एनाटॉमी, वो, एंड देन बायोकेमिस्ट्री। हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं वो एक स्पेसिफिक रूट पे चल रहे हैं, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, कि दिस इज नॉर्मल। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारे हार्मोनल चीजें भी आ जाती हैं, हमारे हार्मोन्स, हमारे विटामिन्स, हमारे एंजाइम्स, हमारे जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, जितना भी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो भी है, हर चीज जो है एक तसलसल के साथ चल रही है। फिर क्या होता है, एकदम से हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन चीज, कोई बाहर से कोई चीज एंटर होने की कोशिश करती है, जिसको हमारी बॉडी रिकग्नाइज नहीं करती। अपने बॉडी का हिस्सा, अपने आप का हिस्सा रिकग्नाइज नहीं करती। वो उसके अगेंस्ट काम करती है, उसको किल करने की कोशिश करती है, उसको रिमूव करने की कोशिश करती है। कोई भी फॉरेन मैटर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करे, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, हमारी बॉडी सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करेगी। सबसे पहले इस चीज का पता लगाएगी कि हाँ, हमारी बॉडी के अंदर ये चीज एंटर हुई है। सबसे पहले रिकग्नाइज करेगी। रिकग्नाइज कैसे करती है वो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले उसे पता कैसे चलता है हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज एंटर हुई है? तो हमारे एक्चुअली में इम्यूनिटी है, दैट इज द पुलिस फोर्स ऑफ आवर बॉडी। वो एज अ पुलिस फोर्स काम करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, मतलब कि कोई फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, वो हो सकता है। वो कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, वो कोई एयर बबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा तो हमारी बॉडी का फर्स्ट एक्शन ये है कि हमारी बॉडी हमें उससे प्रोटेक्शन देती है। और फिर क्या है, प्रोटेक्शन देने के बाद नेक्स्ट बॉडी का ये काम होता है कि हमारे अंदर उस चीज से नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए रेजिस्टेंस पैदा करती है। हमारी बॉडी उस चीज के लिए रेजिस्टेंस पैदा करती है कि अगर कल को ये चीज हमारी बॉडी में दोबारा एंटर हो जाए तो हम इसके एक्शन को रेजिस्ट कर सकें। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, सबसे पहला हमारी बॉडी का काम है कि उसको किल करके उसे रिमूव करें। फिर सेकंड का काम होता है कि कल को अगर ये दोबारा एंटर होगा तो हमारी बॉडी में पहली दफा एंटर होने पे जो सिम्टम्स आए हैं ना हमें, वो ना आए। तो एंटीबॉडीज बना देती है। चलो, ये मैंने बड़ा वर्ड यूज कर दिया। ये हम आगे, आप में से ज्यादातर लोग मेडिकल फील्ड के, आपको पता है एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है, लेकिन हम बहुत बेसिक से शुरू करें ताकि आप लोगों को समझ आए, या वो बच्चा जो मैट्रिक का है उसको भी समझ आ जाए। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये हमारी बॉडी की पुलिस फोर्स है। ये कोई भी फॉरेन मटेरियल आएगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर होने की कोशिश करेगा या एंटर होगा, तो हमारी बॉडी जो है उसको इस चीज से बचाती है, रेजिस्टेंस कॉज करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है। तो हमारे जो एक्चुअल कौन सा बॉडी पार्ट है, या कौन से कंपोनेंट्स हैं, या कौन सी चीज है जो कि ये पुलिस फोर्स का काम करती है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स। हमारे वाइट ब्लड सेल जो है वो इस चीज का काम करते हैं। और हमारे वाइट ब्लड सेल की भी एक स्पेसिफिक टाइप है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं, दे आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ इम्यून सिस्टम। इसको अंडरलाइन करें, इस लाइन को। कॉर्नर स्टोन ऑफ इम्यून सिस्टम का क्या मतलब है? कि ये फ्रंट फेस है। कोई भी चीज ने जो है, इम्यूनिटी किसी भी चीज से आनी है तो किसने आगे होके काम करना है?
किसने आगे होके काम करना है? आपके लिम्फोसाइट्स ने। अब इम्यून सिस्टम के ऊपर कोई भी चीज एंटर हो सकती है जो कि बॉडी इसको जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करी, वो कोई पोल्यूशन मतलब कि कोई डस्ट पार्टिकल, एयर एयर बबल, कुछ भी हो सकता है। वो कोई पैरासाइट हो सकता है जैसे वर्म्स हो गए, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई वायरस हो सकता है, कोई फंजाई हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसको बॉडी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। वो बॉडी के लिए फॉरेन है, बॉडी के लिए बाहर का है। बॉडी ने बचाना है खुद को उस फॉरेन पार्टिकल से। तो बॉडी क्या करेगी? आगे हम पढ़ते हैं। ये ना एक डायग्राम बनी हुई है। ये एक्चुअली में है हमारा इम्यून रिस्पांस। इधर आपके पास बुक होगी, आप इसके टॉप पे यहाँ पे लिख लें इम्यून रिस्पांस, IMMUNE, इम्यून रिस्पांस, RESPONSE, रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस। 2 साल पहले शॉर्ट क्वेश्चन आया था, राइट अ नोट ऑन इम्यून रिस्पॉन्स या एक्सप्लेन इम्यून रिस्पॉन्स, और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने कहा था हमारे तो पेपर में है ही नहीं। तो दिस इज इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है किसी फॉरेन मैटर पे। तो दो तरीके हैं वैसे तो। एक हमारी इनेट इम्यूनिटी है, एक हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मतलब एक हमारी नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। लेकिन इसमें ये जो डायग्राम है इसमें दोनों ही एक्सप्लेन्ड है। हम लोग इधर से लेफ्ट हैंड कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये हमारी बॉडी का एक सेल है। ठीक है, कोई भी फॉरेन मैटर जो है, ये पिंक कलर में देखें फॉरेन मैटर है। ये फॉरेन मैटर हमारी बॉडी के सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो सबसे पहले सेलुलर लेवल पे किसी चीज ने इन्फेक्ट करना है ना किसी चीज को। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट करें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसने आके हमारे बॉडी सेल को इन्फेक्ट कर दिया। ये सबसे पहले जो है बॉडी सेल के अंदर एंटर होगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो स्पेसिफिक साइट जो कि हमें नुकसान, पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि लिविंग चीजें भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स और इन चीजों से मिलकर बनी होती है, और हम लोग भी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स, इन सब चीजों से मिलकर बने हुए हैं। हमारे में और उनमें फर्क क्या है? कुछ एक दो स्पेसिफिक चीजों का, एक दो स्पेसिफिक पॉइंट्स का, एक दो स्पेसिफिक प्रोटीन्स का, जो हम में है उनमें नहीं है, या उनमें है हम में नहीं है। तो जो भी आपका फॉरेन मैटर या कोई भी जो चीज होती है जो कि बाहर से एंटर हो रही है, उसमें पूरी के पूरे उसकी सरफेस कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन कुछ साइट्स होती हैं जो 3 डॉट्स बने होते हैं ना, ये देखें ये 3 डॉट बने हुए हैं, ये सिर्फ 3 साइट्स हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह हैं। इनको कहते हैं एंटीजेनिक साइट्स। इनको क्या कहते हैं? एंटीजेनिक साइट्स। और ये एंटीजन है। एंटीजन मीन्स ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है आउटसाइड सोर्स से, और इसने आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, एंटीजन। ये आपके बॉडी के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। और ये जो 3 एंटीजेनिक साइट्स थी, जो 3 फॉरेन साइट्स हैं, ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है। अब ये जो सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी का, इसके ऊपर ये जो सरफेस के ऊपर ये जो एंटीजेनिक साइट्स आ गई हैं, अब हमारे जो ब्लड है वो हर सेल को एनर्जी दे रहा है। ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, कहीं रुक नहीं रहा। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद है, और वाइट ब्लड सेल्स में जो है कौन से सेल मौजूद है? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स की एक टाइप है टी सेल्स। मैंने आप लोगों को भी ऊपर बताया था कि कौन से हमारे कॉर्नर स्टोन है, मेन फोर्स कौन है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी, वाइट ब्लड सेल्स की लिम्फोसाइट्स जो उनकी फर्दर आगे एक टाइप है टी सेल्स। टी सेल्स जो हैं वो इसके रिकग्नाइज करेंगे। टी सेल्स के साथ जाके ये एंटीजेनिक साइट अटैच होगी। टी सेल्स इसको रिकग्नाइज करेंगे कि जी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर हो गया। टी सेल्स 4 तरीके से रिस्पांस दे सकते हैं। नंबर सबसे पहले इनिशियल रिस्पांस, टी सेल इसको डायरेक्टली किल करने की कोशिश करेगा। ये होती है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी। डायरेक्टली किल करने के बच्चों डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। वो मैक्रोफेजिस के तौर पे भी उसको किल कर सकता है, वो फेगोसाइटोसिस के तौर पे भी उसको किल कर सकता है, वो इनगल्फमेंट करके भी उसको किल कर सकता है, वो लाइसोसोमल एक्टिविटी से भी उसको किल कर सकता है। सब कुछ नेचुरल है। मतलब कि बॉडी के अंदर जितने रिसोर्सेज मौजूद है ना, उनको यूटिलाइज करके उसने बॉडी के अंदर से ये माइक्रोब खत्म करना है। ठीक है। तो ये इनिशियली तौर पे होता है। अगर आपका माइक्रोब या आपकी एंटीजेनिक साइट आपकी इम्यूनिटी से लो है तो वो किल हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजेनिक साइट वीक थी।
तो वो खत्म हो जाएगी, आपकी इनेट इम्यूनिटी, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी ही उसको खत्म कर देगी। लेकिन अगर आपका एंटीजन या आपका माइक्रोब मोर पोटेंट है, स्ट्रांग है, और वो नेचुरल मैकेनिज्म से किल नहीं हो रहा, देन सेकंड स्टेप जो है, हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लें, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने के मेथड्स मैंने आप लोगों को नाम लिए थे। कौन कौन से नाम थे? इनगल्फमेंट, फेगोसाइटोसिस, थ्रू मैक्रोफेजेस। एंड अगर इस तरीके से डायरेक्टली लिंक नहीं हो रही, देन द नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जिस तरीके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है? कि जिस तरह का एंटीजन होता है उस तरह की एंटीबॉडी बनती है। मतलब जैसा एंटीजन होगा वैसी एंटीबॉडी बन जाएगी और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी और एंटीजन बॉडी से खत्म हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला क्या था? किलर जो टी सेल्स थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डायरेक्टली किल करने की कोशिश की थी। डायरेक्टली किलिंग में क्या आता है? नेचुरल इम्यूनिटी आती है। मतलब कि जिस भी तरह का एंटीजन आ जाए, ये तीन चार मैकेनिज्म्स होंगे, जिस भी तरह का मैन, ये स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज नॉन स्पेसिफिक, जिस भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा उसको जो है किल करने की कोशिश की जाएगी। नेचुरली तौर पर नेचुरल इम्यूनिटी आपकी उसको किल करने की कोशिश करेगी, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। इसमें ये नहीं है कि मैंने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं किल करना, मैंने इस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जाके नहीं अटैच होना। नहीं, ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन ये जो बीटा सेल्स की स्टिमुलेशन से जो एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज हमेशा स्पेसिफिक होती हैं। जिस तरह का एंटीजन होगा उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी, और वो एंटीबॉडी बनने के बाद उसी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, वो किसी और एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकती। तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गई, और ये ऊपर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। अब आपके एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने एंटीजन के साथ बाइंड किया, एंटीजन के साथ बाइंड किया, एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बॉडी की तो एंटीबॉडीज बनती जा रही हैं, ठीक है, बनती जा रही हैं। अब बॉडी से एंटीजन खत्म हो गया, एंटीबॉडीज बनती जा रही हैं, तो उनको रोकना कैसे है? टी सेल्स की एक टाइप है सुप्रेसर टी सेल। वो जो है बीटा सेल्स को सिग्नल देते हैं कि अब एंटीबॉडीज बनाना बंद कर दो। देन द फोर्थ एंड लास्ट वन इज मेमोरी टी सेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग वैक्सीनेशन में यूज करते हैं। मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं? मेमोरी टी सेल्स उस एंटीजन को याद करके रख लेते हैं, मतलब उसको रिमेम्बर करके रख लेते हैं, अपनी मेमोरी में उसको फिक्स करके रख लेते हैं। फिर क्या होगा? मेमोरी में फिक्स करके रखने से क्या होगा? कल को, चाहे 2 हफ्ते बाद, चाहे 20 साल बाद, सेम वही एंटीजन अगर आपकी बॉडी में एंटर होगा। फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज जब बनी थी तो कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उससे पहले बॉडी डायरेक्ट किलिंग करने की कोशिश करती है, नेचुरल इम्यूनिटी अपना काम करने की कोशिश कर रही होती है। तो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपोजर के ऊपर, फर्स्ट टाइम जब एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का एंटर होता है, तो फर्स्ट एक्सपोजर के ऊपर जब एंटीबॉडीज बनती हैं, उनको कम से कम 24 घंटे लगते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को बनने में। आईजीजी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को बनने में 24 घंटे लगते हैं, मिनिमम बात बता रही हूँ, मिनिमम 24 से 48 या 46 घंटे लग सकते हैं। तो लेकिन जब मेमोरी टी सेल्स उस एंटीजन को रिमेम्बर कर लेंगे, अब सेकेंड टाइम अब एक्सपोजर हो रहा है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब भी एक्सपोजर हो रहा है, जितनी भी दफा एक्सपोजर हो रहा है, बॉडी क्या करेगी? बॉडी ने एंटीजन को याद रखा हुआ है। अब जो एंटीबॉडीज बनेगी वो विद इन मिनट्स बन जाएंगी। मुझे एक दफा कोई इन्फेक्शन हुआ, मेरी बॉडी के अंदर बन गई एंटीबॉडीज। मुझे जिंदगी में कभी भी वो इन्फेक्शन होगा, वो एंटीजन या वो चीज मेरी बॉडी के अंदर दोबारा से एंटर होने की कोशिश करेगी, तो मेरी बॉडी के अंदर इतना बुरा इफेक्ट सेकंड एक्सपोजर पे नहीं आएगा जितना बुरा इफेक्ट मुझे फर्स्ट एक्सपोजर पे आया था। फर्स्ट एक्सपोजर पे मुझे, मेरी बॉडी को उस जरासीम को खत्म करने में 24 से 48 घंटे लग गए थे। तो मुझ में बहुत देर तक सिम्टम रही थी, और मेरा बड़ा बुरा हाल हो गया था। एक कॉमन लफ्जों में कहें कि बहुत बुरा हाल हो गया था। लेकिन जब सेकेंड टाइम मुझे वो एक्सपोजर हुआ, तो मेरी बॉडी ने 1 घंटे के अंदर ही जो है मुझे क्योर करना शुरू कर दिया, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। तो इतना बुरा एक्सपोजर जो है, इतना बुरा अफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा। दिस इज इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अंदर दो तरह से चीज आती है।
इसके अंदर हमारी नेचुरल इम्यूनिटी भी है, इसके अंदर हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी है। अब जरूरी नहीं कि हर एंटीजन पूरा का पूरा इम्यून रिस्पॉन्स क्रॉस करे। कुछ एंटीजेंस जो हैं वो ये किलर टी सेल्स पे ही खत्म हो जाते हैं। मोस्टली हमारे 95% माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब आप सांस ले रहे हो, सांस से आप कितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर लेके जा रहे हो। चलो नॉस्ट्रिल्स के जो आपके हेयर हैं वो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक लेते हैं आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाने से, लेकिन अगर आप माउथ से सांस ले रहे हो तो माउथ से तो डायरेक्ट जा रहा है ना आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको मतलब हम तो नहीं बीमार हो रहे, हम तो बिल्कुल ठीक है, आप भी सेहतमंद हो, मैं भी सेहतमंद हूँ। तो ये क्यों नहीं इफेक्ट कर रहे? क्योंकि ये छोटे मोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये छोटे मोटे जो इफेक्ट होते हैं, ये हमारी बॉडी के किलर टी सेल्स किल करते रहते हैं डेली बेसिस के। वो पता नहीं कितने अरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी मार देती है, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रांग होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रांग है, वो फिर ये बाकी स्टेप तक जाता है कि उसकी एंटीबॉडीज बनेगी, फिर जिसकी एंटीबॉडीज बन रही हैं उसके सप्रेसर टी सेल भी बनेंगे एंड देन मेमोरी टी सेल भी बनेंगे। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के ये 3 स्टेप हैं। अगर एंटीबॉडी एक दफा बन रही है देन उसका आगे सब उसको रोकने के लिए और उसको मेमोरी में रखने के लिए ये 3 स्टेप्स भी होंगे। नेचुरल इम्यूनिटी में जस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, और अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो ये तमाम के तमाम प्रोसीजर होते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये इम्यून रिस्पॉन्स समझ आ गया है और ऊपर इम्यूनिटी का जो इंट्रोडक्शन था वो समझ आ गया, तो हम आगे इम्यूनिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इट इज अ नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। नेचुरल भी थी एंड अक्वायर्ड रेजिस्टेंस। नेचुरल भी हो सकती है और अक्वायर्ड भी हो सकती है, ऑफ बॉडी टू अ सर्टेन डिजीज और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम। ये नेचुरल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। ये किसके अगेंस्ट होती है? किसी भी फॉरेन पार्टिकल के। फॉरेन पार्टिकल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये कौन बनाता है, ये कौन करता है? हमारा इम्यून सिस्टम करता है। और इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिक कौन करता है? हमारे लिम्फोसाइट्स, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के लिम्फोसाइट्स। तो ये हमारी इम्यूनिटी की डेफिनेशन हो गई। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या ऑटो इम्यूनिटी करने से पहले हम लोग जो है ना इम्यूनिटी टाइप्स कर लेते हैं। इम्यूनिटी की टाइप्स क्या होती हैं? इम्यूनिटी हैज 2 टाइप्स, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी की जो है नेचुरल रेजिस्टेंस होती है इन्फेक्शन को खत्म करने की। किसी भी मैकेनिकल तरीके से या किसी भी केमिकल तरीके से जो है आपने बस बॉडी के अंदर से उस जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको खत्म करना है नेचुरली तौर पर, कोई एंटीबॉडी नहीं बनानी। तो उसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। मैंने आपको ऊपर इम्यून रिस्पॉन्स पे बताया है, फेगोसाइटोसिस से कर सकता है, लाइसोसोमल एंजाइम से कर सकता है, इनगल्फ करके कर सकता है उसको, मैक्रोफेजेस के साथ कर सकता है, किसी भी मैकेनिज्म से करे, बस उसको नेचुरली तौर पर खत्म कर दे। तमाम ह्यूमंस के अंदर ये पाई जाती है। इट एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमंस। और जब बच्चा पैदा होता है और फिर जब वो ग्रो करता है तो उसके साथ साथ उसकी नेचुरल इम्यूनिटी भी ग्रो करती है। लैक ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी। इसको अंडरलाइन कर लें। लैक ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज ससेप्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है ना तो आप फिर ससेप्टेबल टू एनी डिजीज हो। ससेप्टेबल टू एनी डिजीज का मतलब कि कोई छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, फ्लू का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपको मार देगा। जैसे इन केस ऑफ HIV, इन केस ऑफ HIV जो है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी डेड हो जाती है। हमारी नेचुरल इम्यूनिटी डेड हो जाती है, होती ही नहीं है। तो फिर इस केस के अंदर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी, इवन फ्लू का वायरस भी आपको किल कर सकता है, आपको खत्म कर सकता है, आपको उस लेवल पे लेके जा सकता है कि आपकी बॉडी के लिए या आपकी लाइफ के लिए वो फेटल हो जाए, जानलेवा हो जाए। तो लैक ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट MCQ। अब जो नेचुरल इम्यूनिटी थी दैट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि कोई भी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन मटेरियल कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, स्पेसिफिकली नहीं है कि ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होगा तो उसको किल करना है, ये वाला एंटर होगा तो नहीं किल करना, ये वाला फॉरेन मटेरियल एंटर होगा तो उसको किल करना है, ये वाला होगा तो नहीं किल करना। ऐसी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर होगा विथ एनी स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक एंटीजेनिक साइट। बस ये है कि जो भी चीज एंटर हो रही है बॉडी के अंदर वो एज अ एंटीजन हो, बॉडी उसको रिकग्नाइज करे कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है।
अगर कोई चीज ऐसी एंटर हो रही है जो कि बॉडी एज सच रिकग्नाइज करे कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल जो है इंजेक्शन हमने लगवाया है, तो वो तो हम आउटसाइड सोर्स से लगवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी इसको रिकग्नाइज कर रही है, वो बायोलॉजिकल मेडिसिन है ना, वो एक हार्मोन है, उसकी कोई ना कोई केमिकल एक्शन होगा, जैसे इंसुलिन है हमारी बॉडी खुद बनाती है, अगर बॉडी नहीं बना रही तो हम बाहर से एंटर करवा रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी उसको क्यों फौरन नहीं समझ रही, क्योंकि वो बॉडी के ऑलरेडी पार्ट का हिस्सा है, अगर वो बॉडी का हिस्सा ना होगा तब बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। देन हमारे पास आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हमने जो सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ा था, दैट वाज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, स्पेसिफिक टू एंटीजन, एंटीबॉडीज के बनने को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो फॉरेन मटेरियल के या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, ये ऐसी रेजिस्टेंस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज होगी। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज ये आपने याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज किस में होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। उसके अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज हो क्यों रही है, क्योंकि एंटीजन नेचुरल इम्यूनिटी से किल नहीं हो रहा, नेचुरल इम्यूनिटी ने उसको डायरेक्ट किल करने की कोशिश किया लेकिन वो किल नहीं हुआ। अब क्या होगा, बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएगी और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाकर उसको किल करने की कोशिश करेगी। तो दैट इज वाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और ये सिर्फ और सिर्फ जो एंटीजन आता है उसी तरह की एंटीबॉडी बनती है, जैसे लॉक एंड की होता है ना, एक ताले को एक ही चाबी खोलती है, वह उसी तरीके से एक एंटीजन का एक ही एंटीबॉडी होती है। उसके लिए अलग से कोई और एंटीबॉडी आके ना किसी एंटीजन के साथ एक्ट कर सकती है, और कोई एंटीजन जो है कहीं और का एंटीजन आके किसी और एंटीबॉडी के साथ एक्ट नहीं कर सकता है। ताला चाबी वाला सीन है, लॉक एंड की मॉडल वाला सीन है, कि जिस तरह का एंटीजन है वो अपनी ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, वरना नहीं। ये आपकी टाइप्स हो गई। आगे जो है इन्होंने एक ये टेबल है और एक ये टेबल है, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ना वो हमने इस टेबल के लिहाज से पढ़ा है, दोनों में एक ही चीज बताई हुई है लेकिन दोनों के अंदर डिवीजन जो है वो अलग अलग कर दी है। हम लोग ये टेबल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इम्यूनिटी दो तरह की है, एक है आपकी नॉन स्पेसिफिक, एक है आपकी स्पेसिफिक। इनबॉर्न मतलब कि आपकी एक्वायर्ड, सॉरी, इनबॉर्न मीन्स आपकी इनेट। इनेट क्या होती है, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी होती है, आपकी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं INNATE, इनेट मतलब आपकी नेचुरल। इनबॉर्न, फिर स्लैश लगाएं, इसके साथ लिखें नेचुरल इम्यूनिटी, फिर स्लैश लगाएं, इसके साथ लिखें नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये आपकी हो गई जो हमने आगे डिटेल पीछे पढ़ लिया। फिर आपकी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बच्चों दो तरह की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज बन रही हैं, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल के अंदर एक आएगी एक्टिव और एक आएगी पैसिव। एक्टिव में बच्चा हमेशा एंटीजन एंटर होता है और पैसिव में हमेशा एंटीबॉडी डायरेक्ट एंटर होती है। एक्टिव में हमेशा एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है और पैसिव के अंदर हमेशा एंटीबॉडी एंटर होती है। अब नेचुरली तौर पर हम लोग कैसे जो है अक्वायर्ड रेजिस्टेंस हासिल करते हैं, नेचुरली तौर पर हम कैसे अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बना सकते हैं। एंड एक्टिव इज कोई भी आपका बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, एंटीजन एंटर हुआ और आपकी बॉडी ने 24 से 48 घंटे लिए और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी, दैट इज नेचुरल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव में क्या हुआ है, एक्टिव में आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर हुआ है, नेचुरली तौर पे एंटर हुआ है, आपने खुद से एंटर नहीं करवाया, नेचुरली तौर पे आपके बॉडी के अंदर एंटर हुआ है और आपने आपकी बॉडी ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, एंटीबॉडीज बनाई है और आप ठीक हो गए, दैट इज नेचुरल एक्टिव। नेचुरल पैसिव, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो प्लेसेंटा और कॉर्ड की वजह से जो है माँ के अंदर से एंटीबॉडीज बनकर उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रही होती हैं। उस बच्चे के अंदर एंटीजन नहीं एंटर हुआ लेकिन उसके अंदर माँ के थ्रू जो है एंटीबॉडीज एंटर हो रही हैं। तो ये क्या है, नेचुरली तौर पर एंटीबॉडीज का एंटर होना क्या कहलाता था, पैसिव। नेचुरली तौर पर पैसिव है ये इम्यूनिटी। और उसके बाद पैदा होने के बाद जो मदर्स मिल्क है उसके अंदर भी एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये दो तरीके हो गए, इस तरीके से इन दो तरीकों से नेचुरली तौर पर एंटीबॉडीज हम एंटर करवा सकते हैं ह्यूमंस के अंदर। देन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली तौर पर एंटीजन कब हम एंटर करवाते हैं,
आर्टिफिशियली तौर पर खुद से कौन, मतलब इंसान अगर एक कॉमन मैन सोचे कि खुद से कौन बेवकूफ जो है अपनी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करवा रहा है, तो एक साइंस के बंदे को पता है कि खुद से जब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के उसे थोड़ा सा क्या करेंगे, एटीन्यूएट कर देंगे। एटीन्यूएट मीन्स उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसको थोड़ा वीक बना देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने लिया, आपने उसको वीक कर लिया, वीक कर लिया या उसको मार दिया या उसका कोई कंपोनेंट ले लिया या उसको खुद से उसकी एंटीजन जो एंटीजेनिक साइट थी ना वो हमने खुद से बना ली। बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, हमने खुद से उसकी एंटीजेनिक साइट बना ली। मतलब हमने आर्टिफिशियली तौर पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया। तो ये कब होता है? इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है बच्चों, हम लोग खुद से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, लेकिन वो वीक फॉर्म में होता है, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स पूरा करेगा। वो किलर सेल पे भी जाएगा, वो फिर टी सेल्स के ऊपर, हेल्पर टी सेल्स पे जाएगा, किलर सेल उसे नहीं खत्म कर सकेंगे। फिर एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज के बाद सप्रेसर सेल्स एंड मेमोरी सेल। एक दफा मेमोरी बन गई है, लेकिन हमने कैसे मेमोरी बनाई है? हमने वीक सेल्स, वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एंटर करवा के मेमोरी बनाई है। अब कल को जिंदगी में कभी भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई है, वो अपनी फुल फॉर्म में एंटर हो, फुल पोटेंसी के साथ एंटर हो, फुल स्ट्रांग एंटर हो, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना ली हुई है, तो वो जिस फॉर्म में भी अपनी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, हमारी बॉडी विद इन मिनट्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगी और उसको बाहर निकाल देगी। दैट इज वाई जो है हम लोगों की वैक्सीनेशंस होती हैं कि कल को फर्स्ट एक्सपोजर हमें मिल जाता है, कल को सेकेंड एक्सपोजर या थर्ड एक्सपोजर, लाइफ में कभी भी एक्सपोजर हो हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले उस बीमारी के सिम्टम्स से। और आर्टिफिशियली तौर पर हम अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज कब एंटर करवाते हैं? एंटीजन तो हमने आर्टिफिशियली तौर पर देख लिया कब एंटर करवा रहे हैं इन केस ऑफ वैक्सीन्स। आर्टिफिशियली तौर पर हम एंटीबॉडीज कब एंटर करवाते हैं? बेटा बहुत से टाइप्स की ऐसी एंटीजन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे फर्ज करें हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर हो गया और हमारी बॉडी के पास इतना टाइम नहीं है, हमारी बॉडी ऑलरेडी ऐसी स्टेट के अंदर है, ऐसी डिजीज स्टेट के अंदर है, या फिर कोई भी ऐसी स्टेट के अंदर है, ट्रॉमा की स्टेट में है, शॉक की स्टेट में है, कि वो एंटीबॉडीज तो पहली दफा तो एंटीबॉडीज 24 घंटे में बनेंगी ना। तो बॉडी के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो 24 घंटे सर्वाइव कर सके, 24 से 48 घंटे सर्वाइव करे, वो तो मर जाएगी। या हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा टॉक्सिन एंटर हो जाए, कोई जहर, जिसे हम जहर कहते हैं ना, जहर एंटर हो जाए, वो तो 24 घंटे के अंदर मार देगा आपको। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस के अंदर हम बनी बनाई एंटीबॉडीज जो है बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स से हम लोग क्या करेंगे, बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे। ये ज्यादातर हम लोग एंटीडोट्स के केस में यूज करते हैं। इसको हम एंटी सीरा भी कहते हैं। ठीक है, एंटी सीरा मतलब एंटीबॉडीज का सीरा होता है, और ये हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स से बनाते हैं, एनिमल्स को यूज करके हम लोग ये एंटी सीरास बनाते हैं। और एंटी सीरा थेरेपी जो होती है बहुत एक्सपेंसिव थेरेपी है। तो बच्चों ये जो चीज है, इन्होंने ऊपर नेचुरल और एक्वायर्ड करके फिर नीचे जो है ना एक्टिव पैसिव कर दिया है। ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर उन्होंने नेचुरल और एक्वायर्ड करके पहले एक्टिव और पैसिव किया। एक्टिव में एंटीजन एंटर होता है, पैसिव में एंटीबॉडी एंटर होती है। और एक्टिव में नेचुरल कब है? जब नेचुरली तौर पर आप बीमार हो रहे हो। एक्टिव में आर्टिफिशियल कब है? जब आप वैक्सीन लगवा रहे हो और अपनी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा रहे हो कि फर्दर एक्सपोजर के ऊपर आपको नुकसान ना हो। पैसिव में नेचुरल कब है? पैसिव मींस एंटीबॉडीज एंटर हो रही हैं। नेचुरली तौर पर एंटीबॉडीज कब एंटर होती हैं? जब आपकी बॉडी जो है मदर से बच्चे के अंदर जब एंटर होती हैं। और आर्टिफिशियली तौर पर कब आप एंटीबॉडीज एंटर करवाते हो? इन केस ऑफ एंटी सीरा या एंटी सीरम ट्रीटमेंट। तो ये दोनों जो हैं टेबल सेम है, बस एक में ऊपर एक्टिव पैसिव कर दिया पहले और नेचुरल आर्टिफिशियल बाद में किया, नीचे वाले में नेचुरल नेचुरल आर्टिफिशियल पहले करके बाद में एक्टिव पैसिव कर दिया। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से इसको याद करना चाहते हैं, इस तरीके से करना चाहते हैं या ऊपर वाले तरीके से करना चाहते हैं, दोनों के दोनों सेम चीज है।